नमस्कार, मैं जगदीश प्रसाद, हिंदी शिक्षक। आज आपको संधि पढ़ाऊंगा। संधि के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, आज उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, संधि कहते किसे। संधि का मतलब होता है बेटा मेल। मेल का मतलब ज्वाइनिंग लेटर। तो दो वर्णों के पास पास होने के कारण आपसी मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। परिवर्तन का मतलब होता है विकार उत्पन्न होना, उसे क्या कहते हैं, संधि। मतलब दो वर्णों के पास पास होने के कारण आपसी मेल से, मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं, आपने सुना ही होगा, हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं। लेकिन स्वर संधि में केवल स्वरों का ही अध्ययन होगा। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, देखिए, दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्वर संधि। तो अभी तो हमने पढ़ा संधि के तीन भेद, जिसमें पहला था हमारा स्वर संधि। तो स्वर संधि के भी पांच भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, पांच भेद। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। तो पहले हम चर्चा करेंगे दीर्घ संधि किसे कहते हैं। देखिए बेटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब बड़ा। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं, देखिए फिर, जब ह्रस्व या दीर्घ मतलब अ या आ, ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ या आ, ई या ई, उ या उ आए तो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ी मात्रा हो जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अ का आ हो जाता है, बड़ी ई और बड़ा उ हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं दीर्घ संधि को उदाहरण बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मेरी तरफ से एक और डेफिनेशन, पहचान है, नोट के रूप में आप लिख लीजिए कि स्वर संधि में क्या होना चाहिए जिससे आप जल्दी समझ पाए। तो स्वर संधि में आप देख पा रहे होंगे दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद और द्वितीय पद, दो पद हुए। तो स्वर संधि का एक नियम भी है, केवल और केवल स्वर संधि में। स्वर संधि का एक नियम है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है बेटा, अणा, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, अह। इन दोनों के बीच में संधि होगी। आप समझ गए होंगे कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच में केवल आपको संधि करनी है। जैसे कि आप देखिए, अणा, अणा में क्या मिला हुआ है बेटा, किसकी मात्रा है, आ की। तो अण हलंत आ की मात्रा मिली हुई तो आ। और द्वितीय पद में पहला क्या है, अ। आप देख पा रहे होंगे, आपको प्रॉपर दिख भी रहा होगा। तो यहां पर अ और आ इज इक्वल टू आ। तो आप देख पा रहे होंगे, कृष्ण, कृष्णा, अणय आधा रह गया था, इसमें यदि अब आ और अ मिलकर के क्या बनेगा, आ। क्या बनेगा, आ।
अब इस आ की, ये हमने ए पूरा उतार लिया था तो अ को हम काट देंगे, बचा कि क्या, बतार। और इधर क्या बचा, अण्य आधा। तो इस अण्य में हम आ की मात्रा लगाएंगे तो कृष्णा मिलाएंगे, इधर से ए पूरा उतार लिया तो बचा क्या, ब ता र, मतलब कृष्णा बतार। मुझे पता है नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा उदाहरण आपको बता रहा हूं। धर्म प्लस आत्मा, तो धर्म प्लस आत्मा, और हमारा नियम क्या कह रहा है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण। तो इसमें प्रथम पद क्या है, धर्म, अंतिम वर्ण क्या है इसका, म, क्या है, म, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आ है ना। और इसमें म, तो म प्लस अ, क्योंकि क्या मिला हुआ है में अ, और इधर हमने आ का आ उतार लिया, तो में अ प्लस आ क्या बनेगा बेटा, आ। तो में आप आ की मात्रा लगा दो, लगा दी। अब लगाओ, आप इधर क्या बचा था, धर्म, में आ की मात्रा लगा देंगे, और इधर बचा क्या, आत्मा, क्योंकि आ हमने पूरा उतार लिया, तो क्या बन गया, धर्मात्मा। इस तरीके से आपको संधि पहचाननी होगी, वो भी स्वर संधि। तो स्वर संधि का हमने पहला वेद का उदाहरण देखा, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का उदाहरण कृष्ण प्लस अवतार, धर्म प्लस आत्मा। तो दीर्घ संधि में समान स्वर आपस में मिलकर के क्या बनते हैं, दीर्घ बनते हैं। समान स्वर मिलकर के क्या बनेंगे, दीर्घ बनेंगे। चलिए अगला भेद पढ़ते हैं अब हम, गुण संधि। स्वर संधि का दूसरा भेद क्या है, गुण संधि। तो गुण संधि किसे कहते हैं, गुण संधि में अ या आ के बाद ई या ई आने पर क्या बनता है बेटा, ए। क्या बन जाता है, अ या आ के बाद ई आ गया तो क्या बनेगा, ए। क्या बनेगा, ए। और ए की मात्रा ऐसे, ठीक है। आ के बाद अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो क्या बनेगा, ए। दूसरा उ या बड़ा उ आने पर क्या बनेगा, आई। आ के बाद यदि उ या बड़ा उ आए तो क्या बनेगा बेटा, आई, ओ। ठीक है, क्या बनेगा, ओ, ओ। तथा री आने पर क्या बनेगा, अर। री आने पर क्या बनेगा बेटा, अर। तो गुण संधि में फिर मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा, अ या आ के बाद, इधर मैं आपको बताऊंगा, अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाए तो क्या बनेगा, ए। क्या बनेगा, ए। और ए की मात्रा ऐसे, अ या आ के बाद यदि क्या आ जाए बेटा, उ या बड़ा उ आए तो क्या बनेगा, ओ। क्या बनेगा, ओ। और ओ की मात्रा ऐसे। अब यदि अ या आ के बाद यदि री आ जाए, जिसको आप रू बोलते हो, तो क्या बनेगा बेटा, अर। और अर की मात्रा होती है ऐसे। तो देखिए, आप उदाहरण देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। जल प्लस ऊर्जा, हमारा नियम क्या कह रहा था, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ल। ल में क्या मिला हुआ है, अ, और प्लस द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। तो अ, प्रथम वर्ण क्या है, उ। तो अ और उ मिलकर के क्या बनेगा बेटा, दूसरे में देख लो, उ मिलकर के ओ बना। क्या बना, ओ। तो आप देख लो, जलोढ़, क्या बन गया उसका, जलोढ़। आप देखो यहां पर अ प्लस उ इजिकल टू ओ, तो उ हमने पूरा उतार लिया तो कट कर दो। अब ल में हमें केवल ओ की मात्रा लगानी है, तो ओ की मात्रा लगा दी, बचा क्या इधर,
ऊर्जा तो जलोर्जा, उच्च प्लस उधर्व उच्चोर्धर्व। तो आपको बस एक चीज ध्यान देनी है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। और जो नियम है अ या आ के बाद ई या बड़ी आए तो क्या बनेगा ए, और अ या आ के बाद उ या बड़ा उ आए तो क्या बनेगा ओ। उसी तरीके से अ या आ के बाद री आए तो क्या बनेगा बेटा अर। तो समझ में आया होगा गुण संधि के बारे में भी। अगला चलते हैं हम वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब ही क्या होता है, डबल होना, वृद्धि होना, बढ़ना। तो आप यहां देख सकते हैं अ या आ का मेल ए या आई से होने पर क्या बनता बेटा आई। देख लो, चाहे एक एक करके बताता हूं मैं आपको। अ या आ, इसके बाद चाहे ए आ जाए चाहे आई आ जाए तब भी क्या बनेगा बेटा आई। बस ये ध्यान रखना है, तब भी क्या बनेगा आई बनेगा। और आई की मात्रा ऐसे होती है डबल। उसी तरीके से ओ या औ के बाद यदि औ आ जाए तो भी क्या हो जाता है बेटा औ ही बनेगा। क्या बनेगा औ, क्या बनेगा औ। इसके बाद ए या आई आ जाए ना तब भी क्या बनेगा औ। ठीक है, औ की मात्रा आप देख पा रहे होंगे। देखिए या के बाद औ या ओ आ जाए तो क्या बनेगा, नियम में देख लो। अ या अ के बाद आएगा ए आएगा तो क्या बनेगा आई। आ या ए के बाद आ के बाद ए आएगा तब भी आई बनेगा। अ के बाद ओ आएगा तब भी औ बनेगा। और आ के बाद औ आएगा तब भी औ ही बनेगा। समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, चौथा भेद है स्वर संधि का यण संधि। यण संधि किसे कहते हैं, यण संधि के कुछ नियम है हम जानेंगे। यण संधि में यदि ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ या री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उनका य र ल ब बन जाता है। कैसे बनता देखिए, उ के बाद यदि ए आए तो क्या बनेगा वा, आधा वा। ई के बाद यदि आ आए तो क्या बनेगा या। और ई के बाद यदि अ आए तो यह बनेगा, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है, ए की कोई मात्रा नहीं होती। यदि उ आता तो यू बन जाता। आप देख पा रहे होंगे, यदि उ के बाद यदि ई आए तो क्या बनेगा वी, छोटी वी। ओके, उसी तरीके से ई के बाद यदि आए तो क्या बनेगा या। और ई के बाद यदि ये आए तो क्या बनेगा ये। और ई के बाद यदि आए तो क्या बनेगा या। तो ये थे हमारे यण संधि के कुछ नियम। अब बात करते हैं हम अयाधि संधि। अयाधि संधि किसे कहते हैं, तो देखिए अयाधि संधि में क्या होता है, ए या आई के बाद ओ या औ के बाद भिन्न स्वर आने पर, अयाधि संधि में केवल दो, ए या आई, ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो एक ही जगह पर क्या बन जाता है आय। क्या बन जाता है आय। उसी तरीके से आई के बाद यदि अ आए, आई के बाद यदि आए तो क्या बनेगा आय। क्या बनेगा आय। समझ में तो आ रहा है ना। आगे देखिए, ओ के बाद यदि अ आए तो क्या बनेगा अब। उसी तरीके से औ के बाद यदि अ आए तो क्या बनेगा आव। और औ के बाद यदि ई आए तो क्या बनेगा आव, आवी, आवी बनेगा। तो ये थे हमारे स्वर संधि के 5 भेद और पांचों भेदों के नियम। तो आपको बच्चों नियम याद करने हैं। आपको यदि ये नियम याद हो जाता है, एक तो ये नियम और दूसरा स्वर संधि का जो नियम मैंने आपको बताया था कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच यदि आप संधि कर सकते हैं
तो बहुत अच्छे से आपके समझ में आएगा। बस ये नियम आप याद रखिए। अगला भेद है हमारा संधि का व्यंजन संधि। अभी तो हमने स्वर संधि के 5 भेद पढ़े थे और संधि के 3 भेद मैंने आपको बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो देखिए व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों में संधि हो रही है, जिन ध्वनियों में संधि हो रही है, उनमें से एक व्यंजन और एक स्वर ध्वनि या दोनों व्यंजन ध्वनियां हो तो व्यंजन संधि होती है। एक स्वर हो या एक व्यंजन हो या दोनों व्यंजन ध्वनियां हो तो उन दोनों में क्या बनेगा बेटा? व्यंजन संधि। मतलब इन दोनों पदों में व्यंजन और स्वर भी हो सकता है। यहां पर ज्यादातर केवल व्यंजन व्यंजन में ही संधि होती है, वहां पर केवल स्वर में ही संधि हो रही थी, लेकिन व्यंजन संधि में केवल और केवल व्यंजन संधि का ही रूप होता है। ठीक है, अगला है हमारा विसर्ग संधि, जो संधि का तीसरा भेद है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? स्वरों या व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से, विसर्ग मतलब 2 बिंदी आपको दिखाई दे रही होगी, में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वरों या व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे धनु है प्लस टकार तो धनुष टकार, नी है प्लस चल मतलब निश्चल, मतलब ये विसर्ग है, इनसे क्या होता है? परिवर्तन होता है। नी है प्लस तार, निस्तार। दु है प्लस शासन मतलब दुशासन। तो मुझे आशा है कि आपके अच्छे से समझ में आई होगी संधि। तो एक बार आप संधि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।